नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज की क्लास में हम एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी एडिटोरियल डिस्कस कर रखे हैं। तो आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर का है, जो कि आपका पूछा गया था 2 मई को। ठीक है, 2 मई 2026 को पूछा गया एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो ये जो एडिटोरियल हमारा है वो हमारा है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई कार्य है जो कि अभी प्रोग्रेस में, उस पर बेस्ड हमारा एडिटोरियल है। इससे रिलेटेड सबसे पहले हम कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन देखेंगे, रीडिंग पार्ट को देखेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या दे रखा है, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मीनिंग हमारी एक क्या होती है, स्ट्रेंथन हमारी एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है वॉलिस्टर, रीइंफोर्स या फोर्टिफाई या सपोर्ट या इनवाइगोरेट। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत कर देना, किसी चीज को मजबूत बना देना। ठीक है। सेकंड हमारा जो वर्ड हमारा है वो क्या है, अटेन। अटेन हमारी एक वर्ब होती है, इसका मतलब प्राप्त करना किसी चीज को। अचीव हो गया, एक्वायर हो गया, गेन हो गया, प्रोक्योर हो गया और सिक्योर हो गया, ये हमारे इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड यहाँ पे क्या दिया है, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब हमारा जो होता है ये हमारे होता है, इसका मतलब है रीपेमेंट या कंपेंसेशन या फिर रेस्टिट्यूशन बोल सकते हैं, इंडैमेनिटी बोल सकते हैं या रिकूपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होगा, रीपेमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है डिजास्टर्स, कोई भी चीज बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होती है। ठीक है, आईसी जब भी किसी वर्ड में लगा होता है तो एग्जेक्टिव होता है, और ईएन लगा के हम जनरली ऐसे वर्ड बनाते हैं तो ये हमारी वर्ब बन जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे फास्ट, किसी भी नाउन में या फिर एग्जेक्टिव में ईएन सफिक्स करते हैं तो हमारी वर्ब बन जाती है। ठीक है, और एमिएंट लगा होता है तो हमारा नाउन का सफिक्स होता है। आईसी लगा हो या फिर ओयूएस लगा होता है तो एग्जेक्टिव होता है। ठीक है, कैलामिटस हो जाएगा, ट्रेजिक हो जाएगा, रुइनस हो जाएगा और फैटल हो जाएगा, हमारी क्या होता है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है, डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा डेप्रिवेशन का जो मीनिंग हमारा होता है वो क्या हो जाता है, नाउन। हमारा टी-आई-ओ-एन लगा होता है तो नाउन होता है, इसका मतलब पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, प्राइवेशन प्राइवेशन बोल सकते हैं, स्कार्सिटी बोल सकते हैं, मतलब गरीबी को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या दिया हुआ है, सील्ड। सील्ड हमारी एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बचना, डिफेंड करना या गार्ड करना, सेफ गार्ड करना, स्क्रीन करना। ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, सोख लेना, हमारी वर्ब होती है। एसिमिलेट होता है इसका सिनोनिम, और हमारा इनकॉर्पोरेट होता है या कंज्यूम होता है या स्वेलो या फिर टेक इन का मतलब सोख लेना, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है। इन्फ्लिक्ट हमारी क्या होती है, एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है इम्पोज कर देना, किसी को रेक करना या एडमिनिस्टर करना और डिलीवर करना या डील करना, ये हमारे इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड यहाँ पे आ गया अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है, देखो एबल, एबल जब भी लगा होता है तो ये हमारा सफिक्स होता है, एग्जेक्टिव होता है ये वर्ड। इनएक्सपेंसिव, कोई भी चीज जो अफोर्डेबल है मतलब वो महंगी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। चीप है यहाँ पे हो जाएगी, सस्ती है। इकोनॉमिकल हो जाएगा हमारा, रीजनेबल हो जाएगा, लो कॉस्ट हो, इसकी लो कॉस्ट होती है, अफोर्डेबल होती है वो चीजें। ठीक है, एंटोनिम पूछा जाएगा तो एक्सपेंसिव इसका हो जाएगा। क्रॉनिक का मतलब था बहुत ही पुराना, लंबे समय से कोई चीज चली आ रही। आईसी लगा हुआ तो एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव हो जाएगा हमारा। मीनिंग क्या होता है, परसिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर इनक्यूरेबल और हैबिचुअल और डीप रूटेड, कोई भी चीज जो कि लंबे समय से चली आ रही है तो उसे हम बोल देते हैं क्रॉनिक। ये इस एडिटोरियल से रिलेटेड हमारी कुछ वोकैबुलरी थी। और भी हमारे पास कुछ वर्ड है आपके सामने लिखे हुए हैं। आउट ऑफ पॉकेट एग्जेक्टिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पर्सनल। ठीक है, डायरेक्ट या कैश, सेल्फ फंडेड या नॉन रीइंबर्सेबल हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थ्री फोल्ड। थ्री फोल्ड का मतलब यहाँ पे एग्जेक्टिव होता है और इसका मतलब ट्रिपल, 3 टाइम्स होना किसी चीज का, थ्राइस होना, टर्नरी होना। ठीक है, ट्रिपल्ड और ट्रिप्लेक्स। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी को समझना, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, जैसे पर ट्रांसलेट करना, समझ पाना, उसको एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है। नेक्स्ट सिंगल आउट। सिंगल आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है चूज करना। ठीक है, सिलेक्ट करना, चुनना, वन पर्सन या किसी एक चीज को ग्रुप में से सिलेक्ट कर लेना फॉर सम स्पेशल अटेंशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है लिमिट। लिमिट कर दिया मतलब किसी को सीमित कर दिया, आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कार्व कर दिया, चेक हो गया, बाउंड हो गया, सरकम स्क्राइब हो गया या कॉन्स्ट्रेन हो गया, इसके सिनोनिम्स हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है, हमारी वर्ब होती है फंड करना, किसी को स्पॉन्सर करना, फाइनेंस करना,
अंडरराइट करना या सपोर्ट करना, ठीक है, फाइनेंस करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए बोल देते हैं। रिवील का मतलब क्या था, उजागर कर देना, डिस्क्लोज कर देना, अनवील कर देना, मैनिफेस्ट करना, डाइवल्ज करना या अनकवर कर देना, ये हमारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो ये मीनिंग याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑफन एक एडवर्ब होता है, तो इसका मतलब क्या था, फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली, बार बार चीजों का होना, हैबिचुअली, रेगुलरली, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं। एंसिलरी एग्जेक्टिव होता है, ईआर वाई वाली ज्यादातर वर्ड एग्जेक्टिव होते हैं। एंसिलरी का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, कोई भी चीज जो आपके सपोर्ट में है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं, एडिशनल बोल सकते हैं, एक्सेसरी बोल सकते हैं। तो एंसिलरी का मतलब होता है जो भी चीज हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू फॉर्म अ पर्टिकुलर अमाउंट और पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के पर्टिकुलर पार्ट को फॉर्म करना अकाउंट फॉर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो इस एडिटोरियल से रिलेटेड हमने देखी कुछ वोकेबलरी। अब हम चलते हैं इस एडिटोरियल को रीड करके देखते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा एडिटोरियल है, जो कि 2 मई को द हिंदू न्यूज़पेपर में दिया गया था। समझते हैं एक बार पढ़ के। द 80th राउंड ऑफ द हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन, जो 88 यानी कि 80वां राउंड हमारा है, किस राउंड, हाउस सोशल कंजम्पशन हेल्थ सर्वे, एक सर्वे किया गया था और ये इसका 80वां राउंड था, 80वां राउंड था, जिसको कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय द नेशनल, कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कंडक्ट किया गया था। ये हमारा पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए क्या लगा रखी है हमने, वर्ब लगा रखी है। जो 88 राउंड था हमारा हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे, जो हेल्थ सर्वे हुआ था, जो कि किसके द्वारा किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्वे, ये पहला हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्वे है इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड एट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे बिकेम फुली ऑपरेशनल। मतलब आप समझिए यहाँ तक हमारा एक ही सेंटेंस दे रखा है पूरा, ठीक है, जिसमें हमारी वर्ब क्या लिखी थी, इस वर्ब हमारी लगा रखी थी कि जो हमने 80वां सर्वे किया है, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, मतलब कि जो हमारा पैंडेमिक का पीरियड आता, कोविड-19 का पीरियड आता, उसके बाद ये पहला सर्वे है जो पूरी तरह से अच्छे तरीके से किया गया है। आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि जो पीएमजी योजना हमारी है वो बिकेम फुली ऑपरेशनल, पूरी तरह से जब ये ऑपरेशनल हो गई थी, मतलब कार्य करने लगी थी, एक्टिव हो गई थी, उसके बाद ही पहला हमारा सर्वे किया गया था। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सर्वे देखा जाए तो ये 80वां सर्वे था। आगे क्या कहा जा रहा है, अर्लियर सर्वे, इससे पहले भी कुछ सर्वे हमारे हुए थे, वो शो उन्होंने ये शो किया था दैट मोस्ट इंडियंस लैग्ड, जो कि ज्यादातर जो इंडियंस होते हैं लैग करते हैं, उनमें कमी होती है किस चीज की, हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ तक एक सेंटेंस हमारा हो गया। जो पहले सर्वे हुआ था उनसे ये हमें जानकारी मिली थी, उन्होंने ये शो किया था कि ज्यादातर जो इंडियंस होते हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या जा रहा है कि सिंस पीएमजी वॉज लॉन्च, जब से जो पीएमजी हमारी योजना है इसको लॉन्च किया गया, तब से इन 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, उस समय से लेके, सिंस लगा रखे हैं तो मतलब उस समय से लेके इंश्योरेंस कवरेज हैज एक्सपेंडेड नियरली थ्रीफोल्ड, जो इंश्योरेंस कवरेज है वो एक्सपेंड हुआ है लगभग 3 गुना। 3-फोल्ड का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स, 3 गुना एक्सपेंड हुआ है। एंड नाउ कंट्रीब्यूट्स अ लार्जर शेयर ऑफ हॉस्पिटल, आज अभी वो कंट्रीब्यूट करता है क्या, लार्जर शेयर ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, कि जो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हेल्थ केयर जो फाइनेंसिंग है उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है, उसका हिस्सा होता है, ठीक है। अब वैसे भी यहाँ पे एक चीज और देखिए, सिंस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और आगे वाला जो सेंटेंस हम कनेक्ट करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिस पे बेस्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंस के साथ में टेंस पास्ट इंडेफिनिट आता है, उसके साथ जो अगला सेंटेंस कनेक्ट किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, इसके बावजूद, मतलब किस चीज के बावजूद, इंक्रीज इंश्योरेंस कवरेज, भाई इंश्योरेंस जो कवरेज है वो इंक्रीज हुआ है, इसके बावजूद भी द हॉस्पिटलाइजेशन रेट हैज स्टिल नॉट रिटर्न टू द 2014 लेवल, यानी कि जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट थी कब, 2018 में, वो आज भी उतनी नहीं हो पाई है इंश्योरेंस कवरेज बढ़ने के बावजूद भी, आई कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस शोज, इससे ये शो होता है, क्या शो होता है, दैट possessing an insurance card does not always ensure access to hospital beds, मतलब अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड भी है, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है
तो इसका ये मतलब नहीं है, ये इंश्योर नहीं होता है, इससे ये कंफर्म या इससे ये सुनिश्चित नहीं होता है कि आपको हॉस्पिटल में बेड मिल ही जाएगा, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो ही जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या है, वाइल हिडन मेडिकल कॉस्ट कंटिन्यू टू रेस्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट एक्सेस। भाई आप देख पा रहे हैं आजकल क्या होता है, हेल्थ वाली जो कंपनियां होती हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस रखा है, लेकिन उन हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे बहुत सारे हिडन कॉस्ट होती हैं, हिडन चार्जेस होते हैं जो कि हॉस्पिटल पेशेंट से चार्ज करता है। इसलिए लोग अपने आप को एडमिट भी नहीं करते हैं, इतनी आसानी से एडमिट नहीं होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है उनसे। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इंश्योरेंस कवरेज बढ़ गया है ना, फिर भी हॉस्पिटल में जो एडमिशन रेट है, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन है, वो उतना नहीं है जितना कब था, 2014 में था, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलते आगे। आगे और क्या कहा जा रहा है, रीइंबर्समेंट रेट्स, यानी कि रीइंबर्समेंट रेट्स जो हमारी है अंडर पीएमजे, जो कि योजना के अंदर जो पैसा मिलता है, एंड स्टेट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि स्टेट से रिलेटेड, स्टेट में हमारी इंश्योरेंस स्कीम्स जो होते हैं, आर ऑफन लोअर देन मार्केटेड। जैसे कि आपने कोई इलाज कराया, कोई बीमारी का इलाज कराया, तो जो नॉर्मली हॉस्पिटल चार्ज करता है उससे कई बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता है इन योजनाओं के अंदर या फिर इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो रिकवर करते हैं कॉस्ट को बाय सेपरेटली चार्जिंग पेशेंट्स फॉर डायग्नोस्टिक्स एंड अदर सपोर्टिंग सर्विसेज। यानी कि अगर आपको पता है, जैसे हॉस्पिटल में आपको पता है कि इलाज का आपका 1 लाख रुपए का खर्च आना है, तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस से या फिर आप योजना के अंदर उस इलाज को करा रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल को मिलने वाला पैसा है योजना से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से, वो उतना नहीं होता जितना मार्केट में वो चार्ज करते हैं। इसका मतलब जो हॉस्पिटल अपनी उसको क्या हो जाता है, फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो भरपाई है ना हॉस्पिटल कहाँ से करते हैं, पेशेंट के पास एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। वो कहते हैं भाई जांच वगैरह आपको करानी है, उसका अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट से चार्ज कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स उसकी भरपाई करने के लिए। इससे होता क्या है कि जो स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस इज देयरफॉर, इसलिए हेल्पिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेस लो इनकम पेशेंट्स। भी जो लो इनकम पेशेंट्स होते हैं ना, स्टेट फंडेड जो इंश्योरेंस होती है ना, वो हेल्प कर रही होती है किसकी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेस करने में लो इनकम पेशेंट्स को, विदाउट स्ट्रिक्ट प्राइस रेगुलेशन, बिना किसी स्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस का कोई रेगुलेशन वगैरह भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। एट द सेम टाइम, उसी समय द कंबाइंड पब्लिक इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटल नेटवर्क हैज इंप्रूव्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर हाउसहोल्ड्स सीकिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर ले रहे होते हैं, बेसिक जो छोटा मोटा इलाज करा रहे होते हैं, तो वो जो हॉस्पिटल नेटवर्क है ना, उसने इंप्रूव किया इस बात को कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन वहां से मिल जाता है उनको। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि द सर्वे ऑल्सो, जो सर्वे हमने किया है वो ऑल्सो सो दैट, इस सर्वे से हमें ये भी जानकारी मिलती है दैट द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्टेड एलिंग हैज डबल्ड। भी जितने लोग जो कि बीमार हुए हैं, तो उन लोगों की जो संख्या वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। क्या हो गई है, जैसे कि आप देखते हैं कि हॉस्पिटल किसी ने इंश्योरेंस ले रखा है, तो थोड़ी सी भी उसे प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि उसने क्या ले रखा होता है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसे लगता है कि मेरा कौन सा पैसा लगने वाला है कि कंपनी उसको पे करेगी। इसकी वजह से जो बीमारी है, पॉपुलेशन जो है ना बीमारी की, एलिंग होने की, बीमार होने की, वो पॉपुलेशन क्या हो गई, डबल हो गई है। इन्फेक्शियस डिसीज हैव डिक्लाइन, भाई इन्फेक्शियस डिसीज हमारी बहुत सारी कम हुई है, उसके बावजूद भी जो बीमार होने की पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई, डबल हो गई। व्हाइल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैव इंक्रीज, भी जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो तो कम हुई है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इकोनॉमिस्ट्स व्यू दिस एज एविडेंस, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, शास्त्री होते हैं, वो इसको ऐसे देखते हैं एज एविडेंस, वो एक प्रूफ की तरह देखते हैं दैट मोर पीपल आर सीकिंग ट्रीटमेंट, ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादा लोग हैं वो ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, एंड बिकमिंग विजिबल टू द हेल्थ केयर सिस्टम, कि ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम से क्या हो रहे हैं, वो विजिबल, यानी कि अपनी यहाँ पे विजिबिलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा गया है,
आगे पढ़ते हैं इसको। तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि ऑल्दो यद्यपि एवरेज आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जिसको हम क्या बोलते हैं OOPE हैज डबल्ड। भी एवरेज आउट पॉकेट जो एक्सपेंडिचर हमारा है, एवरेज जो खर्चा है वो क्या हो गया, डबल हो गया है। द मीडियन OOPE has fallen to 11,285 फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, कि एक बार अगर हॉस्पिटलाइजेशन आप हो जाते हो, एडमिट हो जाते हो, तो लगभग आपको 11,000 रुपये का खर्च करना होता है। एक मिडिल क्या है, मिडिल का मतलब क्या होता है, मिडिल हमारी क्या दे रखी है, प्राइस दे रखी है, ठीक है। इज नियरली लगभग जीरो पब्लिक आउट पेशेंट केयर। पब्लिक आउट पेशेंट केयर आउट पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं ओपीडी, वो हमारी क्या है, लगभग जीरो है, ठीक है। लगभग क्या है, जीरो है। जैसे कि बाहर से कोई इलाज करा के चला जाता है, जैसे कोई इलाज हॉस्पिटल में आएगा, कि हमेशा आपको हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है, छोटी मोटी की बीमारी है तो आप इलाज करा के चले जाते हैं। तो जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका पैसा नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा तभी देती है जब आप हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि दिस सजेस्ट, इससे हमें ये सजेस्ट, ये जो चीज है ये सजेस्ट करती है दैट पब्लिक सेक्टर सपोर्ट, जो पब्लिक सेक्टर सपोर्ट है हैज मेड बेसिक हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल। पब्लिक सपोर्ट सेक्टर जो है ना, सपोर्ट है, पब्लिक जो सेक्टर सपोर्ट है उसने क्या किया है, बेसिक हेल्थ केयर को क्या बना दिया, और ज्यादा अफोर्डेबल कर दिया है। थ्रू एक्सपेंसिव सर्जरीज एंड क्रॉनिक इलनेस स्टिल क्रिएट सीवियर फाइनेंशियल बर्डन्स फॉर मैनी फैमिलीज। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपके पास लंबे समय से, क्रॉनिक डिसीज का मतलब होता है बहुत ही लंबे समय से कोई बीमारी है, या फिर कोई आप ऐसी सर्जरी करा रहे हो जो कि महंगी पड़ रही है बहुत ज्यादा, आपके 10-20 लाख रुपए लग रहे हैं, या जो मिडिल क्लास के वर्डन्स होते हैं, इंश्योरेंस ले रखा है उसमें कवर केवल 5 लाख का है लेकिन आपका खर्चा हो गया 10 लाख का, तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो यहाँ पे आपको क्या कर देती है, ट्रिगर कर देती है, आपके लिए परेशानी खड़ी कर देती है। आगे क्या कहा जा रहा है, अ मेजर इश्यू, सबसे बड़ा इश्यू इज द अंडर फंडेड नेटवर्क ऑफ आयुष्मान भारत। भाई आयुष्मान जो योजना है उसमें आपको फंड कम मिल रहा है और आपकी बीमारी में पैसा ज्यादा खर्च हो गया, तो फिर वो आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन कॉज कर देता है, ठीक है, बहुत सारी फैमिली के लिए। विच प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स स्पेशली फॉर क्रॉनिक डिसीज। भी यहाँ पे क्या है, जो आयुष्मान योजना के अंदर कोई इलाज कराए तो वहां पे उसको अंडर फंड है, कम पैसा मिलता है। आगे कहा जा रहा है विच प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक स्पेशली फॉर क्रॉनिक डिसीजेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो लंबे समय से डिसीज चल रही है उनके लिए। वेयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स डोमिनेट, जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। क्या कहा जा रहा है आगे, देयरफॉर पुअर पीपल ऑफन रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम रियल बेनिफिट्स डिस्पाइट नॉमिनल कवरेज। भाई नाम मात्र का कवरेज उनका मिल पाता है कि भाई जितना बीमारी में खर्च हो रहा है उतना भी कवरेज नहीं है, तो फिर वो नाम मात्र का कवरेज हुआ, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, while the insured middle class still faces catastrophic medical expenses। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो तो करा ही नहीं पाते हैं, और जो मतलब जो पुअर पीपल होते हैं और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा खतरनाक क्या फेस करना पड़ता है, मेडिकल एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा मेडिकल के खर्चे एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, ठीक है। इंश्योरेंस ले रखा है उसके बावजूद भी, क्योंकि इंश्योरेंस में या फिर योजना के अंदर उतना पैसा नहीं दिया जा रहा, उतना पैसा फंड नहीं किया जा रहा जितना वहां पर रिक्वायर्ड है, जितना हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है। तो नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म, जो नेक्स्ट फेज रिफॉर्म का आता है वो मस्ट स्ट्रेंथन, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्या स्ट्रेंथन करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो है ना उनकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, सो दैट इट कैन इफेक्टिवली compete with प्राइवेट हॉस्पिटल इन टर्शरी केयर। यानी कि जब बहुत ज्यादा बीमारी, आपको कोई बहुत ज्यादा बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें कहा जा रहा है भाई कौन कौन सी क्रॉनिक इलनेस हो जाती है कोई भी, या एक्सपेंसिव सर्जरी आपको कराना पड़ती है, तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि गवर्नमेंट इसकी इतना पैसा भी नहीं देती है, और गरीब लोग तो पैसा है ही नहीं तो करा ही नहीं पाते इलाज, और मिडिल क्लास की जो फैमिली अगर वो कराना भी चाहती है तो उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ता है, ठीक है, ये कहा गया है। तो देखिए ये हमने एक
पैसेज पढ़ा जो कि हमारा रिलेटेड था किसी योजना के अंदर पैसा मिलना, इंश्योरेंस के अंदर पैसा मिलना। कभी कभी वो उतना पैसा नहीं होता है जितना हमें चाहिए होता है, बड़ी बड़ी सर्जरी कभी कराना होती है, तो इन सब के बारे में हमारा पैसेज था। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीडिंग कंप्रेहेंशन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, व्हाट इज सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया जाता है एज द नेक्स्ट स्टेप इन द हेल्थ केयर रिफॉर्म। हेल्थ केयर रिफॉर्म में नेक्स्ट जो हमारी स्टेप, नेक्स्ट जो हमारी क्या है स्टेप है, वो क्या सजेस्ट करती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए भाई रिफॉर्म लाने के लिए? स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए पब्लिक टर्सरी केयर को, जो सरकारी पब्लिक हॉस्पिटल है वहां पे हमें मजबूत करना चाहिए। क्या पब्लिक टर्सरी केयर का मतलब है जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं या एक्सपेंसिव सर्जरी होती हैं कि वहां पे उनको मजबूती मिले, उनका इलाज हो पाए प्रॉपर तरीके से। या फिर एक्सपेंडिंग प्राइवेट सेक्टर सब्सिडीज, प्राइवेट सेक्टर की सब्सिडीज को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए इंश्योरेंस कवरेज, या फिर एलिमिनेट करना चाहिए OOPA एंटायरली। OOP का मतलब क्या होता है, हमने देखा था यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग हॉस्पिटल एक्सेस, जो हॉस्पिटल के एक्सेस है उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमारा क्या सजेस्ट है एज नेक्स्ट स्टेप हेल्थ केयर रिफॉर्म में एक नया स्टेप। आप देखेंगे पैसेज हमने जो पढ़ा था उसमें सीधा सीधा लिखा था कि हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए केयर को। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डीपर स्ट्रक्चरल कंसर्न। भी बहुत ज्यादा डीपर स्ट्रक्चरल कंसर्न क्या है, डज द पैसेज हाईलाइट बियॉन्ड इंक्रीज इंश्योरेंस कवरेज। भी इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज हो गया है, उसके बावजूद भी जो स्ट्रक्चरल हमारी कंसर्न जो है वो क्या है। तो इंडियाज हेल्थ सिस्टम हैज बिकम एक्सेसिवली प्राइवेटाइज्ड ड्यू टू इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया था। expansion of insurance has ensured universal and equitable access to tertiary care, ऐसा भी नहीं कहा गया तभी। एक्सपेंशन हुआ है इंश्योरेंस का, उसके बावजूद भी जो हमारी क्रॉनिक डिसीज होती हैं या फिर एक्सपेंसिव सर्जरी होती है उनको ये कवर नहीं कर पाता है। नॉमिनल इंश्योरेंस कवरेज को एग्जिस्ट्स विद परसिस्टेंस बैरियर्स टू एक्चुअल हेल्थ केयर एक्सेस, ये हमारा सही है, हमने पढ़ा भी था कि भाई आजकल क्या है, कुछ लोगों ने इंश्योरेंस ले भी रखा होता है, इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी उनको वो कवरेज नहीं मिल पाता है जितना बीमारी के लिए चाहिए। इसका मतलब नाम मात्र का इंश्योरेंस कवरेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है लगातार, और जो कि रुकावट कर रहा है कहाँ पे, एक्चुअल हेल्थ केयर एक्सेस में क्या आता है, बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है। आज हॉस्पिटल में लोग जाते तो हैं लेकिन इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद भी आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा नहीं ले पाते। पब्लिक हेल्थ केयर हैज कंप्लीटली रिप्लेस्ड प्राइवेट हेल्थ केयर डिपेंडेंस, ऐसा भी कोई बात नहीं कही गई। करेक्ट आंसर तो हमारा मिल ही गया। लास्ट टर्म में क्या कहा गया, इंश्योरेंस स्कीम्स हैव एलिमिनेटेड, इंश्योरेंस स्कीम्स जो है ना वो एलिमिनेट हो गई हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंटायरली, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा, देखिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, What inference can be drawn regarding private hospitals under PMJ? भी कौन सा क्या इन्फ्लुएंस है जो कि आप ड्रॉ कर सकते हो किसके बारे में, अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल अंडर PMJ। प्राइवेट हॉस्पिटल PMJ जो कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारी है उसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में क्या इन्फ्लुएंस आप निकाल सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, दे ऑपरेट स्ट्रिक्टली विद इन रेगुलेटेड प्राइसिंग फ्रेमवर्क, क्या वो किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के प्राइस के सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन डायग्नोस्टिक सर्विसेज, क्या डायग्नोस्टिक सर्विसेज पर डिपेंडेंस उनकी कम हो गई है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। दे अवॉइड ट्रीटिंग इंश्योरेंस पेशेंट्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, भी क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अवॉइड ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना अवॉइड करते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले लगता है कई बार, जैसे कि आप आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना चाहते हैं तो उनका पूरा परमिशन लेना होती है, ठीक है, अप्रूवल आता है तो इनमें डिले होता है थोड़ा, तो इसकी वजह से इलाज नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी पैसेज में तो कुछ नहीं कहा गया था। दे कंपेंसेट लो रिइंबर्समेंट्स थ्रू इनडायरेक्ट पेशेंट बिलिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं
ज़्यादा खर्चा आ रहा है इलाज में, लेकिन उनको इंश्योरेंस कंपनी से या फिर सरकार से कम पैसा मिल रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट पेशेंट बिलिंग, यानी कि पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जांचों के नाम पर या फिर मेडिसिन के नाम पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दे प्राइमरली सर्व हाई इनकम ग्रुप्स एक्सक्लूसिवली, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज द डाइवर्जेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, ये आपने पढ़ाई हुआ मैथ में, मीन एंड मीडियन। इसका हमने क्या पढ़ा था भाई, आउट ऑफ क्या पढ़ा था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात की गई थी। तो वहां से क्या है, मीडियन और मीन की बात की है। मीन का मतलब हमारा होता है एवरेज, और मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल, है ना। मिडिल जो वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं, एवरेज जो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, यूनिफॉर्म कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या एक समान कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिक्लाइन हुआ है मेजर एक्सपेंसेस में, बड़े बड़े खर्चों में डिक्लाइन हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एलिमिनेशन हुआ है क्या फाइनेंशियल रिस्क का, फाइनेंशियल रिस्क तो होती है, ऐसा भी कुछ नहीं। प्रेजेंस ऑफ कॉस्टली आउटलायर्स, ये हमारा सही हो जाएगा। जो प्रेजेंस होती है ना, मतलब बाहरी खर्चे जो हो जाते हैं, बाहरी चीजें जो आती है, कॉस्टली आउटलायर्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंस इनमें डिफरेंस आता है, ठीक है। अलग से पैसा ले लिया। इक्वल अफोर्डेबिलिटी अक्रॉस ग्रुप्स, ऐसी की भी कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से कौन कौन से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए पहले में क्या कहा जा रहा है, हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी इंप्रूवमेंट, जो हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स हैं आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इनकम ग्रुप्स, यूनिफॉर्म तरीके से इनको क्या नहीं किया गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज रिपोर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, भाई जो बीमारियां हैं ना जो रिपोर्ट की गई हैं वो बढ़ी हुई हैं, मतलब बीमारियों की संख्या बढ़ी थी, ऐसा तो पैसे में हमने पढ़ा था। में रिफ्लेक्ट ग्रेटर एंगेजमेंट विद द हेल्थ केयर सिस्टम, इससे हेल्थ केयर सिस्टम में एक ज़्यादा एंगेजमेंट हो रही थी लोगों की, rather देन वर्सनिंग हेल्थ अलोन, केवल इससे हेल्थ खराब ही नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोग इलाज कराने आ रहे थे, इससे कि एंगेजमेंट बढ़ी है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। थर्ड पे क्या कहा गया है, फाइनेंशियल रिस्क इन हेल्थ केयर, फाइनेंशियल जो रिस्क होती है हेल्थ केयर में इज कंसंट्रेटेड इन हाई कॉस्ट लेस फ्रिक्वेंट मेडिकल इवेंट्स, भी जो कई क्या होता है, ऐसी क्रॉनिक डिसीज वगैरह हो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क होती है, तो वो हमारी क्या है, कंसंट्रेटेड है, उस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है, हाई कॉस्ट पर। तो फाइनेंशियल रिस्क इन हेल्थ केयर इज कंसंट्रेटेड इन हाई कॉस्ट, सही है, लेस फ्रिक्वेंट मेडिकल इवेंट्स, कम और जो मेडिकल इवेंट्स हैं वो कम होते हैं, लेकिन कई बार बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क होती है, मतलब आप ये कह सकते हो सेकंड और थर्ड तो हमारा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा हो नहीं सकता, भी हमारा नहीं होगा, थर्ड तो सही है और सेकंड भी सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हमने आज की क्लास में एडिटोरियल डिस्कस किया है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें रेगुलर बेसिस पे हम एडिटोरियल डिस्कस करते रहते हैं। और अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस एसएससी या बैंक किसी के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन आके हमसे पढ़ सकते हैं, केडी कैंपस जयपुर, जो कि हमारी ब्रांच है गोपालपुरा पर। तो थैंक यू वेरी मच।